हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हम लोग फ्रॉइड की थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने फ्रॉइडियन स्लिप्स के बारे में बात की थी कि जब किसी के अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है तो वो बोलते टाइम जो स्पीच में एरर कर देता है उसको बोलते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है कि किसी ने बोल दिया शी वॉज टेम्पटिंग और उसका एक्चुअली में मतलब ये था आई मीन अटेम्प्टिंग टू, तो वो उसने गलती से अटेम्प्टिंग का टेम्पटिंग बोल दिया क्योंकि हो सकता है कि उसको वो लड़की बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव लग रही हो। तो इस टाइप से जब गलती से मुंह से कोई चीज़ निकल जाती है जो हमारे मन में चल रही होती है उसको बोलते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। फिर एंजाइटी और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में फ्रॉइड ने बताया था कि जब हम अपने इम्पल्सिस को दबा के रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है और वो मोस्टली वैसे अर्जीज होते हैं जैसे कि सेक्सुअल अर्जीज हो गए हैं, इस तरह के डिज़ायर्स हो गए जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको हम दबा के रखते हैं तो हमें एंजाइटी होती है। फ्रॉइड की थ्योरी ज़्यादातर सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर ही फोकस करती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज कोई मिडिल एज की विडो है जो अपने डॉटर के बॉयफ्रेंड से अट्रैक्ट हो रही है जस्ट बिकॉज कि वो काफ़ी टाइम से अकेली है, उसके कोई रोमांटिक अटैचमेंट नहीं रही है किसी के साथ इतने सालों में, क्योंकि वो एक विडो है इसलिए वो किसी लड़के के से अट्रैक्ट हो रही है जो उसकी डॉटर का बॉयफ्रेंड है। अब इस तरह की फीलिंग्स को ऑब्वियसली वो दबा के रखना चाहेगी तो उसको एंग्जाइटी क्रिएट होगी उसके अंदर, तो इस चीज़ से एंग्जाइटी होती है। फिर फ्रॉइड ये बोलते हैं कि ऐसी ही एंग्जाइटी को हम वो करने के लिए, टैकल करने के लिए क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं। सो टेक्निक्स यूज्ड बाय द ईगो टू कीप थ्रेटनिंग एंड अनएक्सेप्टेबल मटेरियल आउट ऑफ कॉन्शियस। तो इस तरह की चीज़ों को अपने कॉन्शियस से बाहर ना आने दें, कॉन्शियस में ना आने दें, उनको दबा के रखने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे रिप्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को आप भूल जाते हो, आप उस चीज़ को अंदर ही अंदर अपने अनकॉन्शियस माइंड में रखते हो, याद नहीं करते क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो अगर कोई जैसे एग्जांपल है, वुमेन फेल्स टू रिकॉग्नाइज हर अट्रैक्शन टू हर हस्बैंड्स टू हर हैंडसम न्यू सन इन लॉ। तो अगर कोई वुमेन है जिसका सन इन लॉ, जिसकी नई नई मैरिज हुई है, उसका सन इन लॉ बहुत हैंडसम है और वो उसको पहचान नहीं रही है, मतलब रिकॉग्नाइज हर अट्रैक्शन मतलब वो इस चीज़ को नहीं मानने को तैयार या पहचान पा रही है कि वो उससे अट्रैक्ट हो रही है, तो वो एक तरीके से उसको रिप्रेस कर रही है, अपनी फीलिंग को रिप्रेस कर रही है। Rationalization means conjuring up socially acceptable reasons for thoughts or actions based on unacceptable motives. मतलब अपने अनएक्सेप्टेबल मोटिव को एक रैशनल रीजन दे देना। जैसे अगर ये एग्जांपल है इनका, a woman explains that she ate an entire chocolate cake so that it wouldn't spoil in the summer heat, कि उसने पूरा चॉकलेट केक इसलिए खा लिया ताकि वो खराब ना हो जाए गर्मी से। तो ये होता है रैशनलाइजेशन, मतलब आप इरेशनल चीज़ को रैशनलाइज कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब रीडायरेक्टिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स किसी दूसरे पे रीडायरेक्ट करना। तो अपने, ये तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हर बार यूज़ किया जाता है कि अगर अपने बॉस से आप डांट खा के आए, घर आके अपने बच्चे को डांट रहे हो क्योंकि आपको गुस्सा अपने बॉस पे आ रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। प्रोजेक्शन मतलब अपने अनएक्सेप्टेबल मोटिव्स को दूसरों पे ट्रांसफर कर देना। जैसे अगर मैन हु फील स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी टुवर्ड अ नेबर परसीव द नेबर एज बीइंग हॉस्टाइल, तो कोई अगर किसी को आप पसंद नहीं करते तो आप खुद ही आप अपने आप ये मान लेते हो कि वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, दैट इज प्रोजेक्शन। रिग्रेशन मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू अ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन अ वे अप्रोप्रिएट टू एन अर्ली एज। तो जब हमें लगता है कि हम बड़ों की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते तो हम रिग्रेस कर जाते हैं, हम बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, नखरे दिखाने लग जाते हैं। तो जैसे सपोज अ स्टूडेंट आस्क का प्रोफेसर टू रेज हिज ग्रेड, कोई स्टूडेंट है अपने प्रोफेसर को बोल रहा है कि उसका ग्रेड रेज कर दिया जाए, मतलब कि उसको उसकी जो लेवल है फ्रॉम वन क्लास टू अनदर उसको पहुंचा दिया जाए, और वो नहीं ऐसा करता है प्रोफेसर, तो स्टूडेंट टेंट्रम दिखाने रुक जाता है, मतलब गुस्सा दिखा रहा है और नखरे दिखा रहा है बच्चों की तरह।
फिर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आ जाती हैं फ्रॉइड की, जिसमें ये बात करते हैं कि बचपन से जो बच्चे हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, और वो स्टेजेस जो हैं वो सेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड इन्होंने बताई हैं, इसलिए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट उसका नाम है। इसमें एक टर्म आएगा लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है कि हमारे अंदर की जो इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है, जो इड को एनर्जाइज करती है, इड को एनर्जी देती है। इड क्या चीज़ है? इड वो हमारे अंदर का वो बच्चा है जो उल्टी सीधी डिमांड्स करता है, जो कि पूरी नहीं हो सकती हर बार, और उसको एनर्जी लिबिडो से मिलती है। फिक्सेशन दूसरा वर्ड है। फिक्सेशन का मतलब है अगर हम अपनी किसी एक पर्टिकुलर स्टेज को सक्सेसफुली नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो हम पूरी लाइफ टाइम अपनी उसी स्टेज पे अटक जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेजेस हैं उसके बारे में यहाँ बात करिए। जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, पहली स्टेज ओरल स्टेज है, दूसरी एनल स्टेज है, थर्ड फैलिक स्टेज है, फोर्थ है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो आएगा इसी में आएगा, इसी स्टेजेस के बीच में ये वर्ड आएगा, ये स्टेज नहीं है एक्चुअली। फोर्थ स्टेज आ जाती है लेटेंसी स्टेज, और पांचवी स्टेज आ जाती है जेनाइटल स्टेज। तो 5 स्टेजेस हैं इनकी साइकोसेक्सुअल की। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो ओरल स्टेज होती है, इसमें स्टेजेस का नाम किस बेस पे रखा हुआ है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस बच्चे का कहाँ होता है। ओरल स्टेज में सबसे ज़्यादा फोकस होता है बच्चे का माउथ पे, वो हर चीज़ अपने मुंह में डाल के देखता है, हर चीज़ अपने आप उसको जो भी चीज़ दोगे वो अपने मुंह में डालेगा, तो ओरली वो बहुत एक्टिव होता है, इसलिए उसको ओरल स्टेज बोला हुआ है। तो ये वाली स्टेज में बच्चे की ये कोशिश होती है कि वो चीज़ों को अपने मुंह में डाल के चेक करे, और जो भी चीज़ होती है वो उसका मन करता है उसको मुंह में डाले। अगर इस स्टेज में कोई फिक्सेशन हो जाती है आपकी, या इस स्टेज को आप सक्सेसफुली नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आप बड़े होके भी ओरल स्टेज पे ही रह जाते हो, फिर आपकी आदत बन जाती है हर चीज़ मुंह में डालने की। तो जैसे आप अपने दांत चबाते हो या आप सिगरेट पीते हो, तो इस तरह की चीज़ें आपके आगे पर्सनालिटी में नज़र आती हैं। फिर आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में फोकस होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट की तरफ, एनस की तरफ, अपनी वेस्ट एलिमिनेट करना कैसे सीखना है। तो इस स्टेज पे बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। में रिजल्ट इन इंडिविजुअल्स हु आर एक्सेसिवली ऑर्डरली और कंपल्सिव। तो जिन बच्चों के साथ ज़्यादा ही हार्श टॉयलेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जब उनको प्रॉपर एक अटैच कंपैशन के साथ या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलती उस टाइम पे, तो वो बड़े होके उस चीज़ का असर उनके अंदर दिख जाता है, तो फिक्सेशन हो जाती है। तो या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑर्डरली हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, या कंपल्सिव हो जाते हैं, या बिल्कुल ही अनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है। फिर आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या होता है? जिस टाइम जो फोकस होता है वो जेनाइटल्स के ऊपर होता है। So Freud speculated that this time we fantasize about sex and opposite sex parent। तो इस टाइम पे ही ये चीज़ आती है जो मैं यहाँ बोल रही थी आपको, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, कि हम अपने पेरेंट, अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर बॉय है तो वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर गर्ल है तो फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या नाम दिया है इन्होंने? ओडिपस मीन्स एक करेक्टर है एंशियंट ग्रीक लिटरेचर का, जो अपने फादर को का मर्डर कर देता है अननोइंगली, एंड उसके बाद अपनी मदर से शादी कर लेता है। तो ये नाम वहाँ से आया है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो अगर कोई लड़का अपने मदर से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स, या अगर कोई लड़की अपने फादर से अट्रैक्ट हो रही है तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट वो आपको मिल जाएगा किसी और बुक में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे वो फियर ऑफ पनिशमेंट रहती है उसको अपने फादर से, लड़के को, और वो अपने फादर से बड़ा जेलस फील करता है, बड़ा एनवियस होता है। उसके अंदर एंजाइटी होती है कि अगर मैं कुछ करूँगा गलत तो मेरे फादर मुझे बहुत हार्श पनिशमेंट देंगे, एंड इट लीड्स टू कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन मतलब मेरे जेनाइटल्स को ही वो कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इसीलिए वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा जेलस होता है लड़का, और अपनी मदर से बहुत अट्रैक्ट होता है। और इस चीज़ को पेनिस एनवी भी बोला गया है। आइडिया दैट लिटिल गर्ल्स एक्सपीरियंस स्टेमिंग फ्रॉम देयर ओन लैक ऑफ मेल ऑर्गन। और फीमेल्स में एक पेनिस एनवी नाम की चीज़ भी बताई है कि जो छोटे गर्ल्स होती हैं उनके अंदर एक ये पेनिस एनवी मीन्स उनको ये जेलसी हो रही होती है कि हमारे पास वो मेल ऑर्गन क्यों नहीं है जो मेल्स के पास है। तो इस तरह की चीज़ें थ्योरी में उनके फ्रॉइड के हैं जो इस स्टेज पे उन्होंने बताई है। फिर आती है चौथी
स्टेज जिसको लेटेंसी स्टेज बोला हुआ है। लेटेंसी मतलब जहाँ पे सेक्सुअल अर्जीज एकदम दब जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती हैं। और फाइनली जब प्यूबर्टी आती है, यानी कि जब हम एडोलेसेंट एज में आते हैं, तो जेनाइटल स्टेज आती है, जब वापस से हमारा ध्यान पूरा अपोजिट सेक्स की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से फ्रॉइड ने इनको सेक्सुअल डिजायर्स के बेस पे ये स्टेजेस बताई हैं, इसलिए इनको साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बोलते हैं। अब रिसर्च रिलेटेड टू फ्रॉइड्स थ्योरी, फ्रॉइड की थ्योरी पे क्या रिसर्चेज हुई हैं। पहले तो मैं आपको ये जो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं इसके यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है पिक्टोरियल हेल्प से। तो ये जो ओरल स्टेज है जिसमें बच्चा अपने मुंह में हमेशा हर चीज़ अपना हाथ जैसे अंगूठा चूस रहा है, या कोई भी चीज़ उसका फोकस बात करने में, बोलने में, बैबलिंग करने में होता है। एनल स्टेज में वो अपने ब्लैडर कंट्रोल, टॉयलेट ट्रेनिंग चीज़ की तरफ फोकस करता है। फैलिक स्टेज में वो अपने आप को एज मेल और फीमेल पहचानता है और अपने सेम जेंडर वाले पेरेंट्स से जेलस होता है। लिटेंसी स्टेज में उसका ध्यान दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा चले जाता है, सेक्सुअल चेंजेस में इतना नहीं होता है, या सेक्सुअल अर्जिस दब जाते हैं। फिर लास्ट में जेनाइटल स्टेज आती है, जिसमें वो एडोलेसेंट एज के बाद होती है जो स्टेज, जहाँ पे वो उसका ध्यान अगेन अपने अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो फ्रॉइड की थ्योरी में अभी तक हमने देखा कि इस तरह के आइडियाज़ हैं जो हम सबको थोड़ा सा समझने में और डाइजेस्ट करने में दिक्कत लगती है कि इस तरह से कोई क्यों सोचेगा, या इस तरह से कोई कैसे अपने पेरेंट्स के बारे में सोच सकता है। तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज थी इनकी थ्योरी में, बट ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं। ये फ्रॉइड की जो थ्योरीज हैं ये बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे एक्सेप्टेबल भी हैं, लोग इनसे आइडियाज़ भी लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें सही भी निकली हैं, जैसे जो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो ये बात करते हैं और सबकॉन्शियस के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ें रिसर्च से पता चला है कि ये चीज़ें ठीक भी हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं ठीक निकलती हैं, जैसे कि पेरेंट्स की तरफ अट्रैक्शन है या कुछ है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी थ्योरी में 100% सब ठीक ही हो, बट हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिसर्च से एविडेंस मिले हैं कि जो बातें इन्होंने कही थी उनमें कुछ चीज़ें ठीक भी आई थी। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में बात करी हुई है कि फ्रॉइड बोलते थे कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो प्रोसीजरल मेमोरी भी तो यही होती है, हमें पता है। जैसे प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है कि कैसे कोई चीज़ परफॉर्म करनी है। तो जब आपसे कोई बोलता है कि आप स्टेप्स, डांस के स्टेप्स डिस्क्राइब करो, तो आप उसे बोलने की बजाय परफॉर्म करके दिखाते हो। तो प्रोसीजरल मेमोरी मतलब आप वो उन सब बातों को आप बोल के नहीं बता पा रहे, लेकिन आप उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन से परफॉर्म कर सकते हो। जो भी प्रोसीजर होते हैं, चाहे वो शू लेस बांधने का प्रोसीजर हो, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का प्रोसीजर हो, तो ये भी एक तरीके से अनकॉन्शियस मेमोरी का ही पार्ट है। फिर ये बात करते हैं कि अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में जो फ्रॉइड बोलते थे, वो भी हमें ये नज़र आता है प्रिजुडिस के थ्रू। जो लोगों के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग है, वो बोलते हैं कि हम टोटली अनप्रिजुडिस्ड हैं। आपसे कोई पूछेगा तो आप यही बोलोगे कि हम किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखते हैं, हम अनप्रिजुडिस्ड हैं। लेकिन आप फिर भी कभी कभी वो फीलिंग शो कर देते हो, तो वो कहाँ से आता है? तो ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म भी हमें ये सारी बातें बताते हैं कि हम जो बोलते हैं कई बार उसका उल्टा हमारा बिहेवियर में नज़र आता है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि और जो एडिशनल सपोर्ट है फ्रॉइड के नॉन कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन की, वो है सबलिमिनल परसेप्शन, जिसके बारे में हम चैप्टर 3 में बात कर चुके हैं कि कुछ इस तरह की परसेप्शन की यूज़ करने की टेक्निक्स होती है जो मार्केटिंग वाले यूज़ करते हैं। तो सबलिमिनल मतलब हमें एक सामने से नज़र नहीं आता, लेकिन उसके पीछे हिडन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, और वो चीज़ें हमारे परसेप्शन को चेंज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉइड की थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद फ्रॉइड की थ्योरी का ओवरऑल इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ओवरऑल उसकी थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं। So his ideas and writings have exerted a profound impact on society. But what about the theory of personality? Is it currently accepted by most psychologists? As you can probably guess from my earlier comments, the answer is definitely not. तो जैसे इनकी पर्सनालिटी थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ी, वो अभी भी कुछ साइकोलॉजिस्ट उसको एक्चुअली में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं वो टोटली अनसाइंटिफिक है और उसका कोई बेस नहीं है। उन्होंने वो अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स को लेकर या अपनी इंट्यूशंस को लेकर बनाई है, उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड
मैनी कॉन्सेप्ट इन हिज थ्योरी कैन नॉट बी मेजर्ड, और उन चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता है। तो जैसे इड की बात कर रहे हैं, फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, लिबिडो की बात कर रहे हैं, ये कहाँ है, ये किसी को नहीं दिखता है, ये कैसे मेजर होगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इनकी थ्योरी में। Several of Freud's proposals are not consistent with the findings of modern research. For instance, his ideas about meaning of dreams. फ्रॉयड ने जैसे ड्रीम्स की भी बात की थी, तो आजकल के जितने भी रिसर्चेज हो रही हैं वो इनके मीनिंग ऑफ ड्रीम के साथ मैच नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट all of these persons came from a wealthy background and live in a large sophisticated city। अब ये जिन्होंने ड्रीम एनालिसिस के लिए फ्रॉयड को वॉलंटियर किया था उस टाइम पे, वो सारे वेल्दी बैकग्राउंड के लोग थे, वो सारी ज़्यादातर लेडीज़ हुआ करती थी। तो अब उन पे की हुई रिसर्च फ्रॉयड की पूरे यूनिवर्सली वो जनरलाइज करी जा सके, वो पॉसिबल नहीं है। Finally, perhaps the most important of all, Freud's theory contains so many different concepts that they can explain virtually any pattern of behavior. If a theory can't be disconfirmed, shown to be false, it is largely useless. तो अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी हुई है अपनी थ्योरी में कि वो हर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी पूरे तरीके से 100% साइकोलॉजिस्ट अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो ये थी फ्रॉयड की थ्योरी। उसके बाद जो इनके डिसाइपल्स थे, जिनको हम नियो फ्रॉयडियंस बोलते हैं, नियो मीन्स न्यू, तो उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल यूंग, जिनकी जो थ्योरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अगेन वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है साइको एनालिसिस की। सो कार्ल यूंग कौन थे? फ्रॉयड के फॉलोअर थे, और वो उनके व्यूज़ जो थे अनकॉन्शियस माइंड को लेके, इन सब चीज़ों को वो भी एग्जैक्टली वही चीज़ें बोलते थे, मतलब वो उनको इस तरीके से फॉलो करते थे, उनके व्यूज़ वगैरह सिमिलर थे। बट ये एक चीज़ ज़रूर बोलते थे कि फ्रॉयड ने ना कलेक्टिव अनकॉन्शियस को ओवरलुक कर दिया था। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक मेन चीज़ है जिसके बारे में कार्ल यूंग हमेशा बात करते हैं कि हम सब के बीच में जितनी भी ह्यूमन रेस है, जितने भी ह्यूमंस हैं, उन सब के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिसको कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलते हैं। कलेक्टिव मीन्स सबका, जो बायोलॉजिकली हेरिडिटरी किसी भी रीज़न से हो सकती हैं, जैसे सबकी आदतें, सबको ड्रीम्स आना, सबके अंदर फैंटेसीज होना, सबको रात को नींद आना, सुबह उठना, रात को सोना, ये ऐसी चीज़ें जो आपको दुनिया में कहीं भी चले जाओगे सबके अंदर मिलेंगी, उसको बोलते हैं या कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और उस तरह के सिंबल्स, जैसे कि हम अपने पुराने हिस्ट्री चैनल में देखते थे ना कि पहले के लोग भी गॉड वगैरह को उनका कोई ना कोई गॉड हुआ करता था, तो वो एक सिंबल, कोई सिंबल हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, किसी चीज़ को वो इस तरीके से वर्शिप किया करते थे। तो उन चीज़ों को बोलते हैं ये आर्किटाइप्स। आर्किटाइप्स मतलब ऐसी कॉमन चीज़ें जो हर ह्यूमन रेस में मानी जाती हैं। तो चाहे वो मदर फादर का कॉन्सेप्ट हो गया, एक वाइज ओल्ड मैन का कॉन्सेप्ट हो गया, सन मून गॉड डेथ हीरो, ये सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी भी, चाहे आप ट्राइबल एरिया में भी चले जाओ, आपको मदर फादर, वाइज ओल्ड मैन, एक सन मून गॉड, इन सब चीज़ों को वर्शिप करना, डेथ के बारे में बात करना, हीरो होना, ये सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं इनको आर्किटाइप्स बोला गया है, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मिलती हैं हम सबके, और हम सबकी कहानियों में वो चीज़ होती है। आप किसी भी, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो वेस्टर्नर्स हो, चाहे वो एशियंस हो, एशियंस यानी कि जो चाइनीज़ और उस साइड के लोग हैं, ईस्ट साइड के लोग हैं, आप किसी की भी कहानियाँ उठा के पढ़ लो, सब में आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा कि एक हीरो होगा, कुछ विलेंस होंगे, कुछ बुराई को ख़त्म करने के लिए आए होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हर ह्यूमन रेस में कॉमन होती है, इसको कार्ल यूंग बोलते हैं कि ये क्यों है कॉमन, क्योंकि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है।
और इसमें ये एक चीज़ और कह रहे हैं कि हर किसी के अंदर ना एक फीमेल और एक मैस्कुलिन साइड ज़रूर होती है। जैसे अगर कोई फीमेल है, उसको अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, तो वो हर किसी से एक मेल की तरह लड़ सकती है। ऐसे ही अगर कोई मेल है, अगर वो बहुत इमोशनल हो जाता है, तो वो फीमेल्स की तरह वीक हो जाता है। तो हर किसी के अंदर मेल और फीमेल साइड होती है, तो वो उसको एनिमस और एनीमा बोलते हैं। एनिमस क्या है? फीमेल की मैस्कुलिन साइड है। एनीमा क्या है? मेल्स की फेमिनिन साइड है। तो ये दोनों चीजें हर किसी के अंदर एग्जिस्ट करती है। Another aspect of Jung's theory was his suggestion that we all are born with innate tendency to be concerned primarily either with our inner selves or with the outside world. Jung labeled person in the first category as introverts and described them as being hesitant and cautious. तो ये बोल रहे हैं कि हर किसी में ना दो तरह की टेंडेंसीज होती हैं। एक होती है अंदर ही अंदर रहने की, जो इंट्रोवर्ट की होती है, जो हेजिटेंट होते हैं, कॉशियस होते हैं, इजीली दोस्त नहीं बनाते हैं। दूसरी होती है एक्सट्रोवर्ट की, जो आउटसाइड वर्ल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो लोग बहुत ओपन होते हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्ल युंग ने बताई हैं, जो ऑब्वियसली सही है और आप हर जगह इनके एविडेंसेस देख भी सकते हो। बट फिर भी अगेन, जैसे कि हर थ्योरी के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कार्ल युंग की थ्योरी को भी काफ़ी सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। स्पेशली कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात को तो टोटली रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो जो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात हो रही थी, वो ट्रेड थ्योरी के थ्रू बाद में थोड़ा बहुत जो है उसको रिसर्च करके एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर आते हैं और दो जो नियो फ्रॉइडियंस थे, जिसमें है कैरन हॉर्नी एंड एल्फ्रेड एडलर। तो कैरन हॉर्नी जो है, बीइंग अ फीमेल, वो फीमेल्स की तरफ से अपनी थ्योरी में उन्होंने ज़्यादा बात करी हुई है कि जो भी एंग्जाइटी होती है फीमेल्स में, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो जेलस होती है मेल से। जैसे इन्होंने फ्रॉइड की कुछ व्यूज़ को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया था और डिसएग्री करा था बिल्कुल ही, कि जो फ्रॉइड ने बोला था कि फीमेल्स में पेनिस एनवी जैसी कोई चीज़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फीमेल्स इन्फीरियर फील करती हैं तो वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनको जेलसी है मेल से, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको उतनी पावर और ऑटोनॉमी नहीं दी जाती जितनी मेल्स को दी जाती है, और वो सारी चीज़ें उनके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। अगर फीमेल्स को फ्रीडम दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, पावर दी जाए, तो उनके अंदर वो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। तो ये डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और इन्फीरियरिटी, इन सब चीज़ों को रीज़न मानती है बेसिक एंग्जाइटी का। और बच्चे के अंदर ये एंग्जाइटी क्यों होती है? जब उसको ये फील होता है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा या हेल्पलेस छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा डिपेंडेंट होता है। छोटा बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो उसके अंदर वो एंग्जाइटी रहती है हमेशा। और जब उसको एक्चुअली में सपोर्ट नहीं मिलती है, तो वो एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चिल्ड्रन अडॉप्ट वन ऑफ द थ्री स्टाइल्स। पैसिव स्टाइल, एक पैसिव स्टाइल होता है इन विच दे ट्राई टू कोप बाय बीइंग एग्रीएबल। तो क्या करते हैं बच्चे? अपने पेरेंट्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उनकी हर चीज़ को मान जाते हैं, वो पैसिव हो गए। एग्रेसिव स्टाइल में वो बच्चे हर चीज़ पे लड़ते हैं। और होता है विड्रॉन स्टाइल। विड्रॉन स्टाइल में क्या होता है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ना वो उनसे बात करते हैं, ना वो अपने इमोशंस दिखाते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये सारी बातें हॉर्नी ने अपनी थ्योरी में बताई थी, एंड शी कॉल्ड अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स इन शेपिंग पर्सनालिटी। तो इन्होंने क्या कहा था कि पर्सनालिटी जो है वो सोशल फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। उसके बाद एडलर क्या थे? इन्होंने भी फ्रॉइड की कुछ बातों पे टोटली डिसएग्री कर दिया था, और इन्होंने एम्फेसाइज किस पे किया था? इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी which he believed we experience as children because of our small size and physical weakness। तो ये बोलते हैं कि बच्चों में जो इन्फीरियरिटी होता है वो स्मॉल साइज और फिजिकल वीकनेस की वजह से होता है। एंड थ्रू स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, और बच्चे जो कोशिश करते हैं कि वो सुपीरियरिटी किसी तरीके से गेन कर सकें। सो वी में डेवलप अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड बिकम अ बैगर्ड और अ बुली। तो यहाँ तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं और हम बुली बन जाते हैं, या फिर हम टोटली इन्फीरियर फील करना शुरू कर देते हैं। लाइक हॉर्नी एंड अदर नियोफ्रॉइडियंस, एडलर ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स। तो एल्फ्रेड एडलर भी सोशल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि सोशल फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं।
पर्सनालिटी को शेप अप करने के लिए। और उसमें बर्थ ऑर्डर के बारे में भी बात करते हैं। बर्थ ऑर्डर का मतलब फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, मतलब क्या ऑर्डर है आपका, फर्स्ट बॉर्न हो कि सेकंड बॉर्न हो। तो जैसे ये बोलते हैं कि ओनली चिल्ड्रन आर स्पॉइल्ड टू मच बाय पेरेंटल अटेंशन वाइल फर्स्ट बॉर्न आर dethroned बाय द सेकंड चाइल्ड। तो जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं वो dethroned मतलब कि उनको वो निग्लेक्ट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेकंड चाइल्ड। और सेकंड चाइल्ड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं बिकॉज उन्हें ओल्डर सिबलिंग की तरह वो बनना, इंडिपेंडेंट बनना अच्छा लगता है। तो ये जो नियो फ्रॉइडियंस थे इनके आइडियाज शुरू तो फ्रॉइड की थ्योरी से हुए थे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने अपनी खुद की थ्योरीज बना ली थी, इसलिए इनको नियो फ्रॉइडियंस बोलते हैं। और कुछ चीज़ें उन्होंने उनकी फ्रॉइड की थ्योरी से ली थी और कुछ इन्होंने अपनी मॉडिफाई कर ली थी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।